हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो जीव विज्ञान की वीडियो नंबर 7 या डे 7 की। अगर आपने डे फर्स्ट से लेकर 6th तक जो वीडियोस नहीं पढ़ी हैं तो उन वीडियो की मैंने डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाली हैं, क्योंकि मैं जितने भी आपको पीपीटी वीडियोस करा रहा हूँ वो सारी एनसीईआरटी से छांट कर लाए गए क्वेश्चन है, जिसकी कि जो आपके जहाँ पर एनसीईआरटी एम रोल प्ले करती है वहाँ पर आपको ये पीबीटी क्वेश्चंस भी एक इम्पॉर्टेंट रूप में आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने जीव विज्ञान ले रखा है, क्लास 12th में बायोलॉजी ले रखी है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। जैसे कि आपको कोई सा टॉपिक आपका सिलेबस में छूट रहा है या कोई सा टॉपिक आपको नहीं आता है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 7 है। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले बात करेंगे लुईस पाश्चर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लुई पाश्चर की बात करेंगे। तो लुई पाश्चर ने कहा जाए 1862 1862 में जो जीवोत्पत्तिवाद था, जीवोत्पत्तिवाद और तथा जीवाणुनाशक का नियम बताया था। जो लुई पाश्चर की बात करें तो लुई पाश्चर ने 1862 में, कब, 1862 में जीवोत्पत्तिवाद, किसकी, जीवोत्पत्तिवाद की और जीवाणुनाशक का क्या नियम बताया था, क्या बताया था, लॉ बताया था, किसका, जीवोत्पत्तिवाद का और जीवाणुनाशक का एक नियम बताया था लुई पाश्चर ने, कब, 1862 में। ठीक है। और जो फाइलेरिया रोग जो होता है, फाइलेरिया, जिसे हम फाइलेरिया कहते हैं, फाइलेरिया रोग के प्रसार में किसकी, क्यूलेक्स मच्छर को उत्तरदायी माना जाता है। तो जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो सकता है, कहा जाए फाइलेरिया रोग होता है। क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है। तो जो फाइलेरिया होता है वो क्यूलेक्स मच्छर काट लेता है, आपको क्यूलेक्स मच्छर के उत्तरदायी माना जाता है। अगर आपको फाइलेरिया रोग हो जाता है तो आपको क्यूलेक्स मच्छर आपको क्या करता है, काट लेता है, तो उसके उत्तरदायी में आपको फाइलेरिया रोग माना जाता है। तो जो फाइलेरिया होता है, और क्यूलेक्स मच्छर एक मादा होती है, क्यूलेक्स मच्छर क्या होती है, एक मादा होती है, उसके काटने पर आपको फाइलेरिया रोग होता है। और जो बुचनर की बात करें, जो बुचनर थे, बुचनर ने कहा जाए 1903 में, बुचनर ईसा में बुचनर ने 1903 को 1903 को 1903 ईसा को एंजाइमों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कहा जाए जो पुचनर थे, तो पुचनर ने किसकी, एंजाइमों की खोज की थी, किसने, पुचनर ने। कब की थी, 1903 में की थी, और इसके फलस्वरूप उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके फलस्वरूप उन्हें उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जो पुचनर थे, पुचनर ने 1903 को एंजाइमों की खोज की। कहा जाए जो किसकी, पुचनर ने 1903 को एंजाइमों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसने खोज और पहले की होगी, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल जो पुरस्कार इन्हें 1903 में मिला था। कब मिला था, 1903 में मिला था। लुई किसे, बुचनर के, किसे, लुई बुचनर जो है, किसकी बात कर रहा हूँ, बुचनर की बात कर रहा हूँ। तो जो बुचनर थे, बुचनर एक साइंटिफिक होंगे। तो जो बुचनर थे, बुचनर को 1903 में एंजाइमों की खोज के लिए, जो एंजाइमों की खोज इनने की थी, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात करेंगे एमिल फिशर की। जो एमिल फिशर थे,
एमिल पेसर जो थे, एमिल पेसर की बात करें तो इन्हें 1894 में एंजाइमों की क्रिया विधि पर क्या सांचा परिकल्पना प्रस्तुत की। कहा जाए जो एमिल एमिल पेसर थे जो एमिल पेसर थे तो एमिल पेसर ने 1894 में एमिल पेसर ने 1894 में एंजाइमों की क्रिया विधि पर क्या हुआ था, सांचा परिकल्पना प्रस्तुत किया था। क्या किया था, टेम्पलेट हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी। क्या की थी, टेम्पलेट हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी। किसने, एमिल एमिल पेसर ने। किसने, एमिल पेसर ने। किसने की थी, एमिल पेसर ने। जो आपके एंजाइमो होते हैं तो एंजाइमों के लिए इनने क्या किया था, जो एमिल पेसर की बात करें, एमिल एमिल पेसर ने 1894 में एंजाइमों की जो क्रिया विधि पर सांचा परिकल्पना, जिसे टेम्पलेट हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया था। क्या, सांचा परिकल्पना जिसे कहा जाए टेम्पलेट हाइपोथेसिस, क्या किया था, प्रस्तुत किया था। किसने, एमिल फिशर ने। किसने, एमिल फिशर ने। और बात करेंगे जो रोनाल्ड रोस की बात करेंगे, जो रोनाल्ड रोस ने। किसने, 1898 में जो किसकी बात कर रहा हूँ, रोनाल्ड रोस ने। किसने, रोनाल्ड रोस ने 1898 में जो मादा एनोफिलिस जो मच्छर होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में क्या पाया था, प्लाज्मोडियम के अंडक जिसे ओसाइट कहते हैं, ओजाइट की खोज की तथा इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैसे, जो रोनाल्ड रोस थे तो रोनाल्ड रोस ने कब, 1898 में। बताओ लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो मच्छरों के आमाशय से भी क्या, अंडे की खोज कर रहे हैं। जो अंडे होते हैं जिसे ओजाइट कहते हैं, ओजाइट की भी खोज की थी। किसने, रोनाल्ड रोस ने। किसने, रोनाल्ड रोस की बात करें तो इनने 1898 में जो मादा मच्छर था, कौन सा, एनोफिलिस। जो मादा मच्छर था एनोफिलिस, इसके आमाशय में प्लाज्मोडियम के जो अंडक होते हैं, प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी। और इसके फलस्वरूप इन्हें 1902 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे, रोनाल्ड रोस को। तो रोनाल्ड रोस ने क्या किया था, जो एनोफिलिस मच्छर होता है उसके आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी। ठीक है, इसके फलस्वरूप इन्हें 1902 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे, रोनाल्ड रोस को। अब बात करेंगे जो अंतर्स्रावी ग्रंथियां, नालिकाएं जिन्हें हम बहीन कहते हैं, ये कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं। कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं। जो अंतर्स्रावी ग्रंथियां, नालिकाएं बहीनी होती हैं, वो कैसी होती हैं, एक डक्टलेस होती हैं। जो अंतर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नालिका बहीन होती हैं। कैसी होती हैं, नलिका कैसी होती हैं, नलिका बहीन होती हैं। जो आपकी अंतर्स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, अंतर्स्रावी ग्रंथियां एक नालिका बहीनी डक्टलेस होती हैं। इस कारण इनका स्राव सीधे रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और इसके कारण इनका जो स्राव होता है, वो सीधे रक्त कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। किसके, अंतर्स्रावी ग्रंथियों के कारण। क्योंकि अंतर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नालिका बहीन होती हैं, जिन्हें हम डक्टलस भी कहते हैं, या होती हैं डक्टलस। इस कारण इनका जो स्राव जो होता है, इनका जो प्रेशर होता है वो सीधे रक्त द्वारा शरीर के क्या करता है, विभिन्न अंगों तक, हर अंगों तक पहुंच जाता है इनके रक्त द्वारा। कौन, जो अंतर्स्रावी ग्रंथियां की बात कर रही हैं। अंतर्स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनका रक्त जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों के भागों तक पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी नालिका बहीन होती हैं, ये डक्टलस होती हैं इस कारण। ठीक है, अब जो आपके वृषण होते हैं जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, जो नर में प्रेजेंट होते हैं, नर में किस में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, जिन्हें हम नर जनन ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम नर जनन ग्रंथियां भी कहते हैं। जो आपके वृषण होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वृषण की बात कर रहा हूँ। तो जो वृषण जो होते हैं वो टेस्टिस, ये नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो अंडकार होती हैं। जो किस प्रकार से होती हैं, इनका आकार कैसा होता है,
अंडकार होती हैं इनकी संख्या 2 होती हैं। पुरुषों में इनकी संख्या जो वृषण होता है जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, ये नर जनन ग्रंथियां होती हैं, और जो अंडकार होती हैं इनका जो आकार अंडकार होता है, और इनकी संख्या मानव शरीर में 2 होती है। यह शुक्राणु स्पर्म का स्राव करती हैं, और यह क्या करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, शुक्राणु कहा जाए स्पर्म का स्रावित करती हैं। और इसको हम पूरे कहा जाए पूरे डिटेल में एक जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी से जो पीबीटी क्वेश्चंस उठाए हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वही मैं इम्पोर्टेंट्स आपको इस पीबीटी के रूप में करा रहा हूँ। ठीक है, और इसका पूरा टॉपिक्स अपन अलग से करेंगे। ठीक है, तो कहा जाए जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो एक नर जनन ग्रंथियां होती हैं, और जिनका आकार अंडकार होती हैं, और इनकी संख्या मानव में कितनी 2 होती है, और यह शुक्राणु का स्राव्य करती हैं। शुक्राणु का क्या करती हैं, स्राव्य करती हैं। और जो शुक्राणु शरीर में 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु वो शरीर में 30 दिनों तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जबकि मैथुन के बाद स्त्रियों के अंडाशय में 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। कहा जाए जो शुक्राणु होते हैं, वो अगर जो कहा जाए शुक्राणु कहा जाए, ऐसे समझ लो जैसे कि जो टेस्टिस होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म को रिलीज करते हैं। तो स्पर्म जो कहा जाए अगर मेल में है, तो वो आपके 30 दिनों तक वो जीवित रहते हैं। कौन, शुक्राणु। अगर वो कहा जाए मैथुन के कारण, मैथुन की जो प्रक्रिया होती है जनन की, उस कारण जो मानव होता है वो स्त्री में कहा जाए इस स्त्रियों के अंडाशयों में कितने 72 घंटों तक ये जीवित रहते हैं। कितने, 72 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। कितने, 72 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। कितने, 72 घंटों तक कहा जाए तो शायद 3 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। तो 3 दिन तक जीवित किसके में रहते हैं, जो जबकि जो आपके शुक्राणु होते हैं, ये अगर कहा जाए मेल में है, तो फिर ये 30 दिन तक जीवित रहेंगे। आप समझ रहे हो ना, कि अगर मेल में है जो शुक्राणु, अगर मेल में है तो 1 महीने, तो कहा जाए 30 दिनों तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। और जबकि ये मैथुन के कारण, मैथुन की जो प्रक्रिया होती है, अब मैथुन की प्रक्रिया कब होती है, जब मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहा जाए दोनों के प्रेजेंट होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम मैथुन कहते हैं। और इसके बाद जो मेल के शुक्राणु होते हैं, वो स्त्री में चले जाते हैं, और स्त्रियों के अंडाशय में ये 72 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, और स्त्रियों की हम बात करें, तो जो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, स्त्रियों में भी 2 अंडाशय होते हैं। इनका मुख्य कार्य अंडा जैसे ओवम पैदा करना होता है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ओवम पैदा करना होता है। जो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अंडा जैसे हम ओवम पैदा करना होता है। स्त्रियों के अंडाशयों का कार्य क्या होता है, अंडा कहा जाए ओवम पैदा करना होता है। और जो मानव के जो टेस्टोस्टेरोन थे, इसका काम था स्पर्म को स्रावित करना। और जो अंडाशय कहा जाए, जो स्त्रियों के जो अंडाशय जैसे ओवरी, अंडाशय ओवरी से 2 हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव्य होता है। जो क्या होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। जो क्या करते हैं, ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। कहा जाता है जो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अंडा पैदा करना होता है, ओवम को पैदा करना होता है। और जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय की बात करें, ओवरी की बात करें, तो ये 2 हार्मोन जो अंडाशय होते हैं, वो 2 हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावित करते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऋतुस्रावित होते हैं, जो कि ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। जो क्या करते हैं, ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। और कहा जाए इसका हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी ये एनसीईआरटी में जितना जो इम्पोर्टेंस है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको इस पीबीटी वीडियोस में करा रहा हूँ। ठीक है,
अब बात करेंगे जो आपकी ऐच्छिक तंत्र का तंत्र होते हैं, जिसे वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स कहते हैं। तो जो ऐच्छिक तंत्र का तंत्र होता है, जिसे वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स कहते हैं, इसमें जो प्रतिक्रियाएं क्या करती हैं, प्राणी की इच्छा अनुसार क्या होती हैं, सुनियोजित क्या होती हैं, सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। और इन पर प्रेमास्तिक या सेरेब्रम का नियंत्रण होता है। जो आपके इच्छिक तंत्र का तंत्र होता है, ये जो इच्छिक तंत्र का तंत्र जो होती हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स की बात करें, तो इसमें जो प्रतिक्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, वो प्राणी के इच्छा अनुसार होती है। जो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स की जो प्रक्रिया होती है वो प्राणी की इच्छा अनुसार, प्राणियों की इच्छा अनुसार सुनिश्चित होती है। और इसका जो उद्देश्य पूर्ण होती है, ये क्या करती हैं, इच्छा अनुसार और सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। कौन सी, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम की जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और इन पर जो प्रेमास्तिक होता है, जो आपका प्रेमास्तिक की बात करें, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, प्रेमास्तिक सेरेब्रम पर ये क्या करती हैं, नियंत्रित होती हैं। कौन, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम्स। तो ये आपके क्या ब्रेन जो पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपकी ऐच्छिक तंत्र का तंत्र होती है वो आपकी क्या थिंकिंग को क्या करती है, थिंकिंग जो आपकी थिंकिंग होती है, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, उस प्रक्रिया को क्या करती है, इच्छा अनुसार और सुनियोजित उद्देश्य पूर्ण होती है। इन पर जो प्रेमास्तिक होता है, जिसे आप प्री ब्रेन कहा जाता है, इसे वो शेयर ब्रेन का नियंत्रण करती है। किस पर नियंत्रण करती है, वो प्री ब्रेन या शेयर ब्रेन पर नियंत्रित करती है। अब बात करेंगे कार्निया की। जो कार्निया कौन सा भाग होता है, ठीक है। तो कार्निया की बात करेंगे। कार्निया अच्छी गोलक आई फॉल होता है, क्या होता है, आई वॉल के आगे उभरे हुए भाग पर जो स्थित सफेद पटल का पतला, जो सफेद पटल का पतला सूक्ष्म एक पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। जो आपकी आंख होती है, आंख में जो काला काला होता है उसे हम प्यूपल्स कहते हैं, और जो वाइट वाइट होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। तो कार्निया क्या होता है, एक अच्छी गोलाक होता है, जिसे हम आई बॉल कहते हैं। तो आई बॉल जो होता है वो आगे उभरे हुए भाग पर एक स्थित सफेद पटल का पतला होता है। कहा जाए आगे जो आई फॉल के अच्छी गोला के जो आगे उभरे हुए भाग पर एक स्थित सफेद पटल का पतला सूक्ष्म एक पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहा जाता है। इसके बाहर की ओर उत्तल लेंस होता है, और इसके बाहर की ओर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसके नष्ट हो जाने पर आंख की रोशनी समाप्त हो जाएगी। अगर ये नष्ट हो जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, ये कॉर्निया अगर नष्ट हो जाए तो आंख की जो रोशनी होती है, देखने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कार्निया क्या होता है, एक अच्छी गोलाक होता है, जो कि आगे उभरे हुए भाग पर एक सफेद पटल पर पतला और सूक्ष्म पारदर्शी भाग जो होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसके बाहर की ओर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसके नष्ट हो जाने पर आंख की रोशनी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जो आपकी रेटिना जो होती है, रेटिना की बात करें तो रेटिना आंख का सबसे भीतरी भाग है। जो रेटिना जो है वो आंख का सबसे भीतरी भाग है। आपने अगर मानव कहा जाए, मानव की आंख का मानव आंख जो मानव नेत्र का अगर आपने जो संरचना डायग्राम नहीं पढ़ा है तो उसकी मैं शायद एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अभी शायद 1 या 2 दिन में ही वो वीडियो को मैं इस चैनल पर डालूंगा, उसमें से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। और अभी भी बता रहा हूँ कि जो आपका अगर आप क्लास 10th के हो तो आपके लिए ये जो आई का जो डायग्राम आता है, मानव नेत्र का जो डायग्राम आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कार्निया क्या था, कार्निया एक जो अच्छे गोलक के आगे उभरे हुए क्या है, सफेद पटल, एक सूक्ष्म पारदर्शी भाग जो होता है उसे हम कार्निया कहते हैं। इसका बाहर की ओर एक उत्तल लेंस बनता है, और इसके नष्ट हो जाने पर आंख की क्या होती है, रोशनी ही चली जाती है। इसके नष्ट हो जाने पर आंख की क्या होती है, रोशनी चली जाती है।
और जो आपकी रेटिना जो होती है, रेटिना आँख का सबसे भीतरी भाग होता है। जो रेटिना होता है, रेटिना एक आँख का सबसे भीतरी भाग होता है। ये शायद ये वैसा नहीं है, नहीं तो मैं आपको यही डायग्राम समझा देता हूँ। ये आपकी जो पूरी गोल संरचना बनेगी, तो इसके जो कॉर्नर पे अंदर, प्यूपल्स के जो अंदर जाके एक जो पॉइंट्स होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस लेयर को, अंदर की जो सबसे थिक लेयर होती है, उसे हम रेटिना कहते हैं। तो वो क्या होती है, रेटिना आँख का सबसे भीतरी भाग होता है। और इसमें ऐसे उत्तक होते हैं, कहा जाता है जो रेटिना जो होता है, इसमें ऐसे उत्तक होते हैं जिसमें प्रकाश तरंगों को तंत्रिका, जिसमें जो प्रकाश तरंगों को क्या करती हैं, तंत्रिका आवेगों के रूप में परिसित करने की क्षमता होती है। और जो जिसमें कहा जाए, जिनमें प्रकाश तरंगों को तंत्रिका आवेगों के रूप में परिसित करने की एक क्षमता होती है, ठीक है, कौन, रेटिना में। और जो रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को नेफ्रॉन के ब्रोमेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सूल्स, क्या कहते हैं, कैप्सूल्स। तो जो आपकी रुधिर से उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं, जो नेफ्रॉन के ब्रोमेन कैप्सूल के होते हैं, इसमें जो स्थित क्या होता है, ग्लामेरुलस द्वारा छान लिया जाता है। इसमें जो ग्लामेरुलस द्वारा ये छान लिया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो रुधिर की उत्सर्जन, कहा जाए रुधिर से जो उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं, जो खून होता है, खून से उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन के ब्रोमेन्स कैप्सूल्स, नेफ्रॉन के ब्रोमेन कैप्सूल्स में स्थित क्या होता है, ग्लाइमेरुलस द्वारा छान लिया जाता है। किसके द्वारा, ग्लाइमेरुलस द्वारा छान लिया जाता है। किसे, जो रुधिर के उत्सर्जित पदार्थ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो नेफ्रॉन के द्वारा, किसके द्वारा छनते हैं, बोमेन कैप्सूल्स के द्वारा छनते हैं। और इस स्थिति को हम ग्लोमेरुलस द्वारा छान लेते हैं। इस कंडीशंस को हम ग्लोमेरुलस द्वारा छान लेते हैं। अब बात करेंगे कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसे समझोगे। मैं बड़ी ही सरलता से इसे एक्सप्लेन करूंगा कि जो कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र किस प्रकार अपने मानव शरीर में एक अहम रोल निभाता है। जो तंत्र का कहा जाए, जो कंकाल तंत्र होता है, ये जो हड्डियां होती हैं मानव शरीर की, कहा जाए बिल्कुल एक विशेष अंग होता है। विशेष जो हड्डियां होती हैं, वो कंकाल जो होता है, वो मानव शरीर को बनाए रखने के लिए एक किसका काम करती हैं, एक स्टैंड का काम करती हैं। किसका, एक पेड़ का या एक नसैनी का काम करती हैं। तो इनकी बात करते हैं कि कंकाल तंत्र क्या होता है। शरीर का जो ढांचा हड्डियों से बना होता है, जो शरीर का जो ढांचा होता है, वो बोन से बना होता है, कहा जाए हड्डियों से बना होता है। और जो सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और जो जितनी भी हड्डियां होती हैं, वो क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। उस इस ढांचे को क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। उस इस ढांचे को क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो कंकाल जो तंत्र क्या होता है, जो शरीर का ढांचा हड्डियों से बना होता है। जो शरीर का ढांचा जो होता है, वो हड्डियों से बना होता है। और जो सभी हड्डियां जो होती हैं, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जो शरीर का ढांचा होता है, वो हड्डियों से बना होता है, और सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। और इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। और हड्डियां और मांसपेशियों की बात करें, हड्डियां और मांसपेशियां शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती हैं। जो हड्डियां और मांसपेशियां जो होती हैं, वो शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं, उनकी क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो कहा जाए, जो हड्डियां होती हैं, कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल शरीर का जो ढांचा किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है, और सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। और जो हड्डियां और मांसपेशियां क्या करती हैं, शरीर के जो आंतरिक भाग जो होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल जो फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। और मनुष्य के जो शरीर में कितनी 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। और मैं ये इम्पोर्टेंस आपको एक और बात बता दूं कि जो बेबीज होता है, जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, उसके शरीर में कहा जाए 300 के लगभग हड्डियां होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक से ये कहा जाता है। लेकिन जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में कितनी होती हैं, 206 हड्डियां ही बताई गई हैं। अगर आप डीप्ट में, कहा जाए डीप्ट में, आपने अगर बायोलॉजी
बायोलॉजी ले रखी है, शायद आपका मन होगा नीट करने का, तो नीट में आपको ऐसे फंक्शंस बताए जाएंगे, इनकी गहराइयों के बारे में बताया जाएगा कि मनुष्य के पहले पूंछ भी हुआ करती थी, उस हड्डी को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की से आपसे भी क्वेश्चंस और भी होंगे, ठीक है। अभी मैं पीबीटी क्वेश्चन है इसलिए मैं उतना ही आपको करवा रहा हूँ कि मनुष्य के शरीर में कितनी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जो मानव शरीर होता है इसमें 206 कितनी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो आस्ती में कहा जाए, आस्ती में 50% जल होता है और 50% ठोस पदार्थ होता है। जो आस्ती होती हैं तो आस्ती में 50% ही जल होता है और 50% ही ठोस पदार्थ होते हैं। और जो ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस पदार्थ में 33% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और 67% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें? ठोस पदार्थ में। तो आप ऐसे मत समझ लेना ये 50%। अब जो ये 50% जो बचा है, अब इस 50% को आप क्या मान लेना? 100%। फिर 100% मान लेना इस ठोस पदार्थ को। अब इस ठोस पदार्थ में 33% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और 67% कार्बनिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आस्ती जो होती है, आस्ती में 50% जल होता है और 50% ठोस पदार्थ होता है। और जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें 33% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और 67% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। करेंगे आस्ती मज्जा की कि आस्ती मज्जा क्या होती है। जो आस्ती मज्जा की बात करेंगे, आस्ती मज्जा की, तो आस्ती मज्जा क्या होती है आपकी? जो आस्ती यह आस्ती के कहाँ होती है? मध्यवर्ती जो मज्जा नालिका होती है तथा सुपीर तथा सुशीर आस्ती के बीच के जो खाली स्थान में होती है। कौन? आस्ती मज्जा। तो आस्ती मज्जा कहाँ होती है? जो आस्ती मज्जा जो होती है, आस्ती मज्जा की बात करें तो यह आस्ती के मध्यवर्ती, यह कहाँ होती है? आस्ती के मध्यवर्ती मज्जा नालिका, यह आस्ती के मध्यवर्ती मज्जा नालिका तथा सुशीर आस्ती के, तथा कहा जाए जो आस्ती मज्जा जो होती है यह आस्ती के मध्यवर्ती, यह आस्ती के मध्यवर्ती मज्जा नालिका में और सुपीर आस्ती के बीच के खाली स्थान में आस्ती मज्जा होती है। और आस्ती मज्जा दो प्रकार की होती हैं। जो आस्ती मज्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लाल आस्ती मज्जा, एक होती है लाल आस्ती मज्जा और दूसरी होती है पित्त आस्ती मज्जा। तो लाल आस्ती मज्जा कैसी होती है? इसमें लाल रुधिर काणिकाओं का निर्माण होता है। जो लाल आस्ती मज्जा जो होती है, तो लाल आस्ती मज्जा में क्या होता है? इसमें लाल जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी, जिसमें आरबीसी में क्या होता है? कणिकाओं का निर्माण होता है, उन्हें हम लाल आस्ती मज्जा कहते हैं। और पित्त आस्ती मज्जा किसे कहते हैं? इनमें बासा तथा रुधिर वाहिकाओं के साथ जलीय उत्तक होते हैं। जो पित्त आस्ती मज्जा जो होते हैं, पित्त आस्ती मज्जा में इसमें जो बासा होता है और रुधिर वाहिकाओं के साथ साथ जलीय उत्तक भी होता है, ठीक है। तो आस्ती मज्जा दो प्रकार की होती हैं। लाल आस्ती मज्जा, लाल आस्ती मज्जा में क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और जो पित्त आस्ती मज्जा में क्या होता है? पित्त आस्ती मज्जा में आपको क्या बासा रुधिर, बासा तथा रुधिर वाहिकाओं के साथ जलीय जल जो होता है, वाटर क्या करता है? उत्तक होते हैं। अब बात करेंगे स्नायु की कि जो स्नायु क्या होता है। तो स्नायु यह क्या है? जो स्नायु की बात करें तो स्नायु की बात करें यह एक दृढ़ संयोजी उत्तकों से, कहा जाए जो स्नायु की बात करें तो यह दृढ़ संयोजी उत्तकों से बनी पट्टी के समान रचनाएं होती हैं। जो स्नायु जो होती है यह दृढ़ संयोजी उत्तकों से बनी, जो आपकी यह दृढ़ संयोजी उत्तकों से बनी पट्टी के समान रचना होती है। जो स्नायु जो होती है, स्नायु क्या होती है? स्नायु एक दृढ़ संयोजी उत्तक से बनी एक पट्टी के समान रचना होती है जिसे हम स्नायु कहते हैं। और स्नायु संधि के भीतर अस्थियों को बांटते हैं। कहा जाए जो स्नायु संधि जो होती है, स्नायु संधि के भीतर अस्थियों को बांटते हैं तथा अस्थियों के जोड़ों को कसते हैं। जो स्नायु जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्नायु संधि के भीतर अस्थियों को क्या करते हैं? बांटते हैं तथा अस्थियों को क्या करते हैं? जोड़ों को कसते हैं। और अस्थियों को बांट देते हैं और अस्थियों के जो जोड़ों को क्या करते हैं? कसते हैं।
तो जो स्नायु संधि जो होती है, स्नायु संधि में क्या करते हैं, जो भीतर अस्थियां जो होती हैं, भीतर की अस्थियों को बांटते हैं और अस्थियों को जोड़ के कसते हैं, ठीक है, स्नायु आयु में। अब बात करेंगे विशिष्ट तत्व की, बात करेंगे कि इसमें विशिष्ट तत्व क्या होने वाला है, ठीक है। विशेष टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप गौर से जरूर पढ़िएगा। तो विशिष्ट तत्व की बात करेंगे कि विशिष्ट टेस्ट क्या होता है, तो जो मांसपेशियां एवं अस्थियों का जो जोड़, जिसे हम टेंडन कहलाता है, जो मांसपेशियां हैं और अस्थियों का जो जोड़ होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ये विशिष्ट तत्व हैं आपके। विशिष्ट तत्व क्या हैं, जो मांसपेशियां जो होती हैं और जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां जो होती हैं और मांसपेशियां, इन सब के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहलाता है। इन सब के जोड़ को हम टेंडन कहते हैं। और जो अस्थियों से अस्थियों का जोड़ क्या कहलाता है, हड्डियों से हड्डियों का जोड़ क्या कहता है, लिगामेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगामेंट्स कहलाता है। कहा जाता है कि जो मांसपेशियां हैं और अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और जो अस्थियों से अस्थियां, कहा जाए हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने पर लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। अब बात करेंगे कशेरुकी तंत्र की। कशेरुकी तंत्र क्या होते हैं, तो जिन्हें हम वर्टिब्रेट क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं। तो वर्टिब्रेट कॉलम्स क्या होते हैं, कशेरुकी तंत्र। जो कशेरुकी तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार हैं, जो मध्य में स्थिर होते हैं। कहा जाता है जो कशेरुकी तंत्र, जिसे हम वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये कशेरुकी तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार होते हैं। जो कशेरुकी तंत्र जो होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कशेरुकी तंत्र की बात कर रहा हूँ। तो जो कशेरुकी तंत्र जो होते हैं वो हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार होते हैं। किसके, जो कंकाल जो होता है, कंकाल का एक मुख्य आधार होते हैं, जो मध्य में स्थित होते हैं। कशेरुकी तंत्र कहाँ स्थित होते हैं, शरीर के मध्य में स्थित होते हैं। यह सिर को सहारा देता है। और यह क्या करता है, यह सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी कितनी 33 हड्डियां होती हैं। इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियां होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुकी कहते हैं। तो कशेरुकी कहते हैं। ये क्या करती हैं, सिर को सहारा देती हैं। आपने स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा है, तो स्पाइनल कोड जो होता है वो वर्टिब्रेट कॉलम में ही डिनोटेड होता है। तो वर्टिब्रेट जो कॉलम जो होता है, कशेरुकी तंत्र क्या होती हैं, कशेरुकी तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का एक मुख्य आधार होती हैं, जो मध्य में स्थिर होती हैं। जो कहाँ स्थिर होती हैं, जो बीच मध्य मेड पॉइंट में, कहा जाए शरीर के मध्य भाग में स्थिर होती हैं। यह सिर को क्या करती हैं, सहारा देती हैं। इसमें छोटी से छोटी कितनी 33 हड्डियां होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, कशेरुकी कहते हैं। और जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुकी कहते हैं। और जो चेहरों में अस्थियों की कुल संख्या, चेहरों में हड्डियों की कुल संख्या 14 होती है। जबकि खोपड़ी की बात करें, स्कल की बात करें, तो इनमें कहा जाए, इनमें जो इनकी संख्या 8 होती है। जो खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो चेहरों में कहा जाए, चेहरों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और खोपड़ी स्कल में जो हड्डियों की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती हैं। तो ये आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने किस किस कहा जाए कौन कौन से टॉपिक पे बात की है। कुछ मैंने साइंस कहा जाए जो डिस्कवर थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर भी चर्चा की है। कॉर्निया पर चर्चा की है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो टेस्टोन कहा जाए, मेल टेस्टोन, फीमेल्स ओवरीज, और कहा जाए कंकाल तंत्र, और अस्थि मज्जा, कहा जाए कशेरुकी तंत्र, इन सारे टॉपिक पे हमने चर्चा की है। तो ये वीडियो नंबर 7 थी। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर 6 तक नहीं देखी है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये सारी वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट्स होने वाली हैं, क्योंकि मैं ये सारी वीडियो के जो पीबीटी क्वेश्चंस लाया हूँ वो कहाँ से रिलीज हुए हैं, वो सारे एनसीईआरटी से छांट कर लाया हूँ। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने ईजी टू ईजी इसे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।
हैं।